हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 NCERT हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 10 को पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है झांसी की रानी। ये जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। तो कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता का पहला पद है। देखो, सिंहासन होता है जहाँ पर राजा महाराजा बैठते हैं, उसे सिंहासन बोलते हैं। तो ये एक मुहावरा जैसे दिया गया है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। मतलब जिस पे राजा महाराजा बैठते हैं वो जो सिंहासन थे वो भी थर्राने लगे थे, यानी कि वो भी हिल गए थे। और राजवंशों यानी कि राजाओं के जो वंशज थे, जो राजवंशी थे, उन लोगों ने भ्रकुटी यानी कि अपनी भौं को तान लिया था, यानी कि चढ़ा लिया था। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यानी कि जो भारत बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा इसलिए दिया गया है क्योंकि पहले हमारे देश में क्या था, सन 57 के टाइम पर अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ जो थे वो हमारे देश में घुस आए थे और हम लोगों को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था। तो इसलिए कहा गया है इसमें कि जो बूढ़ा भारत था, यानी कि जो गुलाम भारत था, उसमें भी फिर से एक नई जवानी आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी हमारी कहीं छिन गई थी तो लोगों को उसकी कीमत समझ में आने लगी थी कि हम जो गुलाम बने हुए हैं अंग्रेज़ों के, अब हमें उससे आज़ादी चाहिए। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी कि अंग्रेज़ जो थे, जिन्होंने हमारे देश पर अपना राज किया हुआ था, हमें गुलाम बना रखा था, तो सभी लोगों ने अपने मन में ठान लिया था, अपने मन में सभी लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब हम इनको अपने देश से दूर करके रहेंगे। चमक उठी सन 57 में, यानी कि ये 1857 की बात हो रही है, जब युद्ध छिड़ गया था अपनी आज़ादी के लिए। तो जब वो जो तलवार थी, यानी कि पुरानी तलवार तो थी वो, लेकिन वो चमक उठी थी, यानी कि सन 57 में वो तलवार फिर से चमक उठी थी लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से। बुंदेले हर बोलों के मुँह, बुंदेले इसलिए दिया गया है, बुंदेल झांसी के पास का ये एरिया है जो कि बुंदेलखंड है। वहाँ पे बुंदेलखंड में हर हर बोल को जो लोग थे, वहाँ के जो हर हर बोल का उद्घोष करने वाले लोग थे, हमने सुनी कहानी थी। उन लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वह लोग इस बात को गाया करते थे कि जो मर्दों की तरह लड़ी थी, यानी कि मर्दानी मतलब मर्दों की तरह, जो रणभूमि में युद्ध के क्षेत्र में जो मर्दों की तरह लड़ती थी, वह कौन थी? झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना यानी कि पेशवा जी के लिए यहाँ दिया गया है कि कानपुर के नाना की वह कैसी थी? मुँह बोली बहन थी। पेशवा जी की वह मुँह बोली बहन थी। उनका नाम क्या था? छबीली था। बचपन में उन्हें छबीली कहते थे। लक्ष्मीबाई उनका नाम था। पिता की वह अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। मतलब जो नाना थे, जो पेशवा थे, उनकी मुँह बोली बहन थी लक्ष्मीबाई, वह क्या करती थी? नाना के साथ ही पढ़ती थी और उन्हीं के साथ ही वो खेलती थी, क्योंकि वह पिता की अकेली संतान थी। और वैसे जैसे लड़कियों के और छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं ना, डॉल वगैरह से खेलते हैं, सॉफ्ट टॉयज से खेलते हैं बच्चे, वो ऐसे नहीं खेला करती थी। वो तो बरछी ढाल कृपाण कटारी इन सब से वह खेलती थी, यही उनकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि वीर शिवाजी की जो कथाएं थी वो उनको मुँह जुबानी याद थी।
वही आपका पहले पद वाला रिपीट होगा, हर लाइन में ये रिपीट होगा, हर पद में ये लाइनें रिपीट होंगी कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, यानी कि बुंदेलखंड में हर हर बोल को जो लोग उद्घोष करते थे उनके मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ती थी वह झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यहाँ पे क्या है, जो हमारी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने वो अभी क्या कर रही हैं, लक्ष्मीबाई के बचपन के ही बारे में वो वर्णन कर रही हैं। तो वह कह रही हैं कि वो लक्ष्मी थी, नाम तो उनका लक्ष्मी था, या फिर वो कोई दुर्गा का अवतार थी, वह तो खुद स्वयं ही यानी कि वह खुद ही वीरता की अवतार थी, क्योंकि वो बहुत बहादुर थी। उनको देखकर जो मराठे थे वो उनकी तलवारों के वार, जब वो लड़ती थी मतलब खेला करती थी तलवार से, अपनी से वार करती थी, तो उनकी तलवारों के वार को देखकर वो लोग खुश हो जाया करते थे, पुलकित होते मतलब प्रफुल्लित हो जाते, खुश हो जाया करते थे। नकली युद्ध यानी कि नकली युद्ध की तरह वो लड़ती थी कि हम कोई युद्ध कर रहे हैं, और व्यू की रचना करती थी, खूब सारा शिकार खेलती थी, शिकार करती थी, सैन्य घेरती थी यानी कि सैनिकों को घेर लिया करती थी, दुर्ग तोड़ना यानी कि किले को तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे, यानी कि ये सारी चीज़ें करना उनको बहुत ज़्यादा प्रिय था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि महाराष्ट्र की कुल देवी उनकी भी आराध्य जो थी वो भवानी थी, और बुंदेले हर बोलो यानी कि बुंदेलखंड में हर हर बोल का जो उद्घोष करने वाले लोग थे, हमने उनके मुँह से ये कहानी सुनी थी कि जो रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ती थी वह झांसी की रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। इस पद में क्या है, जो हमारी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी जी, उन्होंने अब बताया है उनकी शादी के बारे में, यानी कि जब उनका विवाह हुआ था, उनका विवाह कहाँ हुआ था, उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। तो वह क्या हुआ, वीरता की वैभव के साथ सगाई हो गई, और वह रानी बनकर कहाँ आ गई, लक्ष्मीबाई अब रानी बनकर झांसी में आ चुकी थी। राजमहल में खूब सारी खुशियाँ थीं, बहुत सारी बधाइयाँ बज रही थीं। सुभट का मतलब होता है वीर, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, यानी कि सुभट मतलब वीर और विरुदावली होता है कुल कीर्ति, यानी कि वीर बुंदेलों के कुल की कीर्ति को बढ़ाने के लिए वह महारानी बनकर झांसी में आ गई थीं। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर मूलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब वह कह रही है चित्रा ने अर्जुन को पाया कि ये विवाह इस तरह से लग रहा था जैसे कि चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव से भवानी मिल गई हो। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारी कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी जी ने, ये वैसे तो वीर रस की कविता है क्योंकि इसमें उनकी बहादुरी के बारे में बताया गया है। इस पद में अब बताया जा रहा है कि जब उनके जो पति थे जिनसे उनकी शादी हुई थी, जब वह कालगति यानी कि मृत्यु उनको आ गई थी, तो उदित हुआ सौभाग्य कि अभी तो उनका सौभाग्य जो था वो उसका उदय हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के, यानी कि उनकी शादी हुई थी। मुदित महलों में उजियाली छाई, उनका सौभाग्य उदय होकर महलों में अभी तो उजाला हुआ ही था, किंतु कालगति चुपके चुपके, कालगति मतलब मृत्यु भी धीरे धीरे क्या कर लाई, वो काली घटा ने उनको घेर लिया, मृत्यु भी धीरे धीरे उनके यहाँ चली आई। तीर चलाने वाले कर में, कर मतलब हाथ, यानी कि जो हाथ
तीर चलाते थे उनमें भाग्य को भी चूड़ियाँ नहीं भाई। रानी विधवा हुई है। अब रानी क्या थी, जब महाराज की मृत्यु हो गई थी तो वो विधवा हो गई थी, तो विधि को भी दया नहीं आई। विधि मतलब भाग्य, विधि को भी नहीं दया आई, तो भाग्य को भी रानी पर दया नहीं आई। निःसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। यानी कि जो राजा जी थे अभी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, वह निःसंतान ही मर गए थे। तो निःसंतान जब मरे तो रानी क्या थी, शोक समानी, यानी कि उनकी मृत्यु के शोक में वह डूब गई थी। बुनते ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। क्या होता था बच्चों पहले कि जब ये अंग्रेज़ हमारे देश में थे तो जब कोई राज्य मतलब ऐसी जगह होती थी, कोई राज्य ऐसा होता था जहाँ पे उनका कोई वंशज नहीं होता था, यानी कि उनकी कोई संतान नहीं होती थी, उनका कोई वंश नहीं बचता था, तो अंग्रेज़ क्या करते थे, उस जगह पर जाके अपना झंडा फहरा देते थे और उसको अपने आप को यानी कि वो खुद को ही वहाँ का वारिस घोषित कर देते थे। तो राजा जी निसंतान मर गए थे, रानी की कोई संतान नहीं थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो ब्रिटिश थे वहाँ पे अंग्रेज़ थे, उन्होंने वहाँ पे डलहौजी ने क्या किया, झांसी में अपने लोग भेज दिए और वहाँ पे अपना झंडा फहरा दिया। तो बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, यानी कि जब दीप बुझ गया यानी कि महाराज की मृत्यु हो गई तो डलहौजी मन में बहुत खुश हुआ और उसे यह पता चला कि अब ये तो बहुत अच्छा अवसर है उसके राज्य को हड़प करने का। फ़ौरन फ़ौजें, तुरंत उसने क्या किया, अपनी फ़ौजें भेज दी किले पर और अपना झंडा वहाँ पर फहरा दिया, यानी कि कहाँ पे, झांसी में अपना झंडा उनके दुर्ग पे किले पे फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो अब लावारिस थे तो उनका वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, यानी कि रानी तो वैसे ही शोककुल हो रखी थी क्योंकि महाराज की मृत्यु हो गई थी और उनके आंसू ही रहते थे उनकी आंखों में। तो अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, यानी कि आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ रानी ने देखा कि झांसी क्या थी, उनकी वीरानी हो गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। यानी कि इस पद में बताया है कवित्री ने कि जब यह हमारे देश में आए थे, अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए थे, जब डलहौजी पहली बार आया था तो वो यहाँ पर व्यापारी बनकर आए थे और हम लोगों से भारत में दया चाहते थे, यानी कि व्यापार करने के लिए वो हमारे सामने दयनीय स्थिति में रहते थे और वह व्यापार करना चाहते थे। लेकिन फिर उनकी एकदम से माया ही पलट गई। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। और उसके बाद धीरे धीरे डलहौजी ने क्या किया, अपने पैर वहाँ पर पसार लिए, यानी कि धीरे धीरे अपना राज्य वहाँ पे स्थापित करना शुरू कर दिया। राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया और बड़े बड़े राजा और नवाबों को भी उसने अपने पैरों से ठुकरा दिया था। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। इसमें यह कहा गया है कि रानी यानी कि जो हमारी झांसी की रानी थी, जो रानी थी पहले झांसी की, वो तो अब दासी बन गई थी और जो अंग्रेज़ों की महारानी यानी कि जो पहले हमारे यहाँ दासी थी, जब वो लोग व्यापार करने आए थे तो वो यहाँ पर दासी बन के रहती थी, वो अब महारानी बन गई थी। तो ये वही बताया गया है इस पंक्ति में कि रानी दासी बनी, यानी कि लक्ष्मीबाई दासी बनी और बनी यह दासी अब महारानी थी और अंग्रेज़ों की जो रानी थी, जो व्यापारी थे, वो अब महारानी बन गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, यानी कि बुंदेलखंड में हर हर बोल का उद्घोष करने वालों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कि जो रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ती थी, वह झांसी की रानी थी।
छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। अब यह कह रहे हैं कि राजधानी दिल्ली भी हमारी छिन गई, लखनऊ भी छिन गया, मतलब ये सारी जगह जो थी हमारे देश की, ये सब धीरे धीरे क्या किया था, अंग्रेज़ों ने इन्हें हड़प लिया था। और पेशवा जो थे वो बिठूर में कैद में थे, और नागपुर भी इन लोगों ने ले लिया था। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सिंध पंजाब ब्रह्म यानी कि जो वर्मा है वो सब भी अब इन लोगों के कब्जे में आ गए थे। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, यानी कि इनकी भी यही कहानी थी, इनको भी अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। रानी रोई रनिवासों में, यानी कि जो रानियाँ थी वो रनिवासों में रो रही थी, अपने निवासों में रो रही थी, यानी कि रानी के जो रहने की जगह होती है उसके लिए दिया गया है रनिवासों में। जो रानियाँ थी महल की वो अपने निवासों में रो रही थी, और बेगम यानी कि जो लक्ष्मीबाई थी वो तो अभी वैसे ही अपने गम से नहीं उभरी थी। और ये लोग क्या करते थे, जो अंग्रेज़ थे उनके गहने कपड़ों को कलकत्ते के बाज़ार में बेचते थे, और उनके गहने कपड़ों की नीलामी वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज़ जो थे वो अपने अखबारों में समाचार देते थे कि उनकी नीलामी करते थे अखबारों में कि नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। इस तरीके से वह अपने अखबार में समाचार छापा करते थे। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब ये पंक्ति में कह रहे हैं, यूँ पर्दे की इज्जत यानी कि जो सम्मान था, जो पर्दे में लोग रहते थे तो वह क्या थी, अब वो परदेसी यानी कि अंग्रेज़ों के लिए दिया गया है कि उनके हाथ से वो ऐसे ही बिक रही थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। तो अब ये कह रहे हैं कि कुटियों में रहने वाले लोगों के अंदर और महलों में जो लोग रह रहे थे उन सभी में अब क्या था, अपने अपमान और अपने जो वेदना थी उनकी, जो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा रो रहे थे अंदर ही अंदर, अब वो लोग चाहते थे कि उसका बदला लिया जाए। तो वीर सैनिक जो थे उनके मन में भी अपने पुरखों का अभिमान जो था वो जिंदा हो गया था, और वो सभी अब मिलकर क्या चाहते थे कि कैसे भी अब हम इन जो अंग्रेज़ थे, जिन्होंने जो ब्रिटिश थे हमारे देश में, वो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। नाना धुंधु पेशवा जुटा रहा था सब सामान, यानी कि धुंधु पंत जो थे और पेशवा थे, अभी क्या कर रहे थे, ये सब लोग रण में जाना चाहते थे और धीरे धीरे सारा सामान ये लोग जुटा रहे थे। और जो छबीली यानी कि जो झांसी की रानी थी वो भी अब सोच रही थी कि अब तो युद्ध होगा। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अब क्या था, यज्ञ प्रारंभ हो गया, यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो शुरुआत करते हैं तो यज्ञ के साथ करते हैं। इसी तरीके से जो सोई हुई ज्योति थी रानी के अंदर, लक्ष्मीबाई के अंदर, उनको तो वो जगानी थी, यानी कि पेशवा नाना साहब जो थे उनको तो उनकी सोई हुई ज्योति जगानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। अब क्या था, महलों में, झोपड़ियों में, सब जगह रहने वाले लोगों में अब स्वतंत्रता की चिंगारी को उनके अंदर, उनके मन में जिंदा करना था। तो झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, सभी जगह पर अब क्या थी,
स्वतंत्रता पाने की भारी धूम मच गई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी खूब कुछ हलचल उकसानी थी, यानी कि जबलपुर कोल्हापुर में भी लोगों को उकसाना था आज़ादी पाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक कबीराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यानी कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम था जिसका ये महायज्ञ शुरू हो चुका था, उसमें कई वीरवर काम आए, यानी कि कई लोग वीरता को प्राप्त हुए, जिनमें नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक कबीराम, इन सभी के नाम को भारत का इतिहास गगन हमेशा याद रखेगा, यानी कि ये नाम हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। तो लेकिन ये कह रहे हैं इस पंक्ति में कि अंग्रेज़ जो थे उनके सामने क्या थी, उनकी ये जो स्वतंत्रता के लिए शुरुआत हुई थी वो क्या कहलाती थी, जुर्म कहलाती थी। उन लोगों का मतलब अंग्रेज़ों के सामने कोई बोल नहीं सकता था। जब उन लोगों का यहाँ पे राज्य स्थापित हो चुका था, उन्होंने कब्जा कर लिया था हमारे राज्यों पर, तो उनके सामने अगर कोई मतलब अपनी स्वतंत्रता के लिए बोलता था या खड़ा होता था तो वो क्या था, जुर्म कहलाता था। लेकिन इन सभी लोगों ने क्या कर दिया था, अब अपनी स्वतंत्रता के लिए जंग आरंभ कर दी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब क्या था, इनकी गाथा छोड़ चले हम, यानी कि ये जो हमारे वीर थे जो वीरता को प्राप्त हुए, इनकी गाथा को, इनकी कहानी को, इनके गुणगान को हम यहाँ छोड़ के अब झांसी के मैदानों में चलते हैं, जहाँ पर लक्ष्मीबाई एक मर्द की तरह खड़ी हुई हैं लड़ने के लिए, और उनके सामने अंग्रेज़ों का जो सेनापति है लेफ्टिनेंट वॉकर, वो उनसे युद्ध करने के लिए आ पहुँचा है। रानी ने तलवार खींच ली है और अब दोनों में युद्ध हो रहा है। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या था, जब लेफ्टिनेंट वॉकर लड़ रहा था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध कर रहा था, तो उसे रानी लक्ष्मीबाई ने जख्मी कर दिया और उसको उनकी वीरता देखकर बहुत अजब हैरानी थी, और वॉकर वहाँ से युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। इन पंक्तियों में अब बता रहे हैं कि 100 मील निरंतर चलते चलते, पार करते करते रानी अब कहाँ आ गई थी, काल्पी आ गई थी, और उनका घोड़ा अब चलते चलते थक कर भूमि पर गिर गया था। गया स्वर्ग तत्काल, यानी कि तुरंत ही स्वर्ग से था, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार। अब जब यमुना तट पर अंग्रेज़ फिर से उनको मिल गए तो उनमें युद्ध हुआ, तो अंग्रेज़ फिर से रानी से हार गए। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब वहाँ से विजय होकर यमुना तट से रानी आगे बढ़ गई थी और ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। वहाँ पे जब उनसे युद्ध हो रहा था अंग्रेज़ों से, तो उन अंग्रेज़ों का जो मित्र था सिंधिया, वो भी अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी।
कान्हा और मंदरा सखियां संग रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। यानी कि अब जब उनको विजय मिल गई और ग्वालियर पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया रानी ने, तो उसके बाद जब वो आगे बढ़ रही थी तो अंग्रेज़ों की सेना ने फिर से उनको घेर लिया। अब कि उनके सामने कौन था युद्ध के लिए? जनरल स्मिथ था, उसको भी मुँह की खानी थी। कान्हा मंदरा क्या थी? रानी की सखियाँ यानी कि उनकी सहेलियाँ थी, वो भी उनके साथ युद्ध में आ गई थी, युद्ध के क्षेत्र में, और उन दोनों ने भी बहुत अच्छे से युद्ध को लड़ा था। पर पीछे ह्यू रोज़ आ गया। ह्यू रोज़ भी अंग्रेज़ था। ये क्या हुआ? पीछे से आ गया। हाय गिरी अब रानी थी। जब ये पीछे से आ गया एकदम से, तो रानी क्या थी? अब घिर गई थी। अब उनके पास घोड़ा भी नया था, क्योंकि उनका जो अपना घोड़ा था वो तो मृत्यु को सिधा चुका था। तो अब क्या हुआ? ह्यूरोज की सेना ने आके ह्यूरोज की जो फौज थी रानी को घेर लिया। अब वो बीच में घिर गई थी चारों तरफ से। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। अब क्या था? रानी मारकाट करती हुई, मतलब लोगों ने उनको घेर लिया था, हीरोज़ की फ़ौज ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन फिर भी वो डरी नहीं। उन्होंने बहुत ही साहस के साथ उनका सामना किया और मारकाट करती हुई सेना के पार से चली जा रही थी। किंतु क्या हुआ? जैसे ही वो मारकाट करती हुई आगे बढ़ रही थी तो उनके रास्ते में नाला आ गया। अब वो नाले, जो उनका घोड़ा था ये नया था, ये नाले को पार भी नहीं कर पा रहा था और वहीं पर अड़ गया एक जगह पे। अब ये जो परिस्थिति बहुत ही विषम थी। इतने में क्या हुआ? आगे से सवार आ गए और रानी अकेली हो गई और शत्रु, उनके बहुत सारे दुश्मन आ गए और वो वार पर वार करने लगे। अब बार बार जब उनके ऊपर वार पर वार होते जा रहे थे तो रानी जो थी वो घायल होकर गिर गई। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहनी कहा गया है शेरनी के लिए, क्योंकि वो क्या थी? शेरनी थी। वो किसी से डरती नहीं थी, बहुत ही बहादुर थी। तो वो जब उन पर वार हो रहे थे तो वो घायल होकर गिर गई और वीरगति को प्राप्त हो गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आए वह स्वतंत्रता नारी थी। अर्थात रानी गई सिधार, यानी कि रानी मृत्यु को प्राप्त हुई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, यानी कि अब उनकी सवारी कोई घोड़ा वगैरह नहीं थे। अब उनकी जो सवारी थी वह चिता थी। चिता अब क्या बन गई थी? उनकी दिव्य सवारी बन गई थी। मिला तेज से तेज, तेज यानी कि जो रानी की जो बहादुरी थी, जो उनका तेज था, वो किसी उनमें जो एक चमत्कारी तेज था, और वो किस तेज से जाकर मिला? यहाँ पे दूसरा जो तेज है वो चिता के तेज के लिए कहा जा रहा है कि रानी का जो तेज था वो चिता के तेज से मिल गया और उस तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, यानी कि अभी जो रानी की उम्र थी वो केवल 23 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में वो इतनी बहादुरी से लड़ती थी, तो ऐसा लगता था कि वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि कोई देवी का अवतार है। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, और हम में जो सोई हुई मानवता थी, यानी कि हम लोग जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमारे अंदर वह स्वतंत्रता की चिंगारी जला गई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, यानी कि हमको वो स्वतंत्रता का पथ दिखा गई और हमको सीख सिखा गई जो उनको हमें सिखानी थी, यानी कि जिस स्वतंत्रता की चिंगारी वो हमारे अंदर लगाना चाहती थी, उस स्वतंत्रता की चिंगारी को वो हमारे अंदर लगा गई थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि बुंदेलखंड
जो एक एरिया है झांसी के पास का, बुंदेलखंड में हर हर बोल का उद्घोष करने वाले लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ती थी, यानी कि बहुत बहादुरी से लड़ती थी, वह झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। इसमें कवित्री कहना चाहती हैं जाओ रानी याद रखें, यानी कि भारतवासी जो भारत के लोग हैं वह कह रहे हैं कि हम आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, यानी कि हम आपके आभारी हैं रानी, हम याद रखेंगे आपने जो स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया है, हम उसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, चाहे विजय हमें कैसे भी मिलनी हो, चाहे उस विजय को प्राप्त करते करते मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, उस विजय को प्राप्त करते करते चाहे गोलों से, यानी कि जो बारूद के गोले होते हैं उनसे चाहे झांसी को मिटा दें, लेकिन हम आपकी इस स्वतंत्रता में जो आपका बलिदान दिया है आपने, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। वो कह रहे हैं स्मारक यानी कि जो मूर्तियाँ बनाते हैं ना लोगों के लिए, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें कहना चाह रही हैं सुभद्रा जी कि आपके लिए कोई स्मारक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद ही एक स्मारक हो, यानी कि आपकी जो बलिदान होगा, जो आपकी जो कहानियाँ लोग सुनाएंगे, जो बच्चे सुनेंगे, वो खुद ही एक स्मारक है, यानी कि आपकी बहादुरी और जो आपकी वीरता है वही आपका स्मारक है। तो खुद अमिट निशानी थी, क्योंकि आपकी ये जो बहादुरी है और आप खुद एक अमिट निशानी हो, यानी कि जो कभी भी नहीं मिटाई जा सकती। आप एक ऐसी छवि हो, ऐसी निशानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी बुंदेलखंड में हर हर का बोलने वाले लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो रणभूमि में यानी कि युद्ध के क्षेत्र में जो मर्दों की तरह लड़ी थी बहुत ही बहादुरी के साथ, वह कौन थी? वह झांसी की रानी थी। तो ये कविता यहाँ ख़त्म होती है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता लिखी है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें महारानी लक्ष्मीबाई की तरह बहादुर बनना है। स्पेशली फॉर गर्ल्स, हमें कभी भी किसी से डरना नहीं है। कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हमारे सामने आ जाएं, हमें उनका सामना कैसे करना है? बहुत ही बहादुरी के साथ करना है। ठीक है। सो कविता बहुत ही अच्छी है। कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।